आंकड़ा पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और बुधवार का दिन भारतीय बाजारों में आज खरीदारी रही सेलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर। रादर कैश मार्केट के शेयरों में खरीदारी थी। मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ी बहुत बाइंग आज आपको दिखाई पड़ेगी, लेकिन निफ्टी सेंसेक्स में आज कोई खास मूव नहीं था। 40-45 अंकों के आसपास का डिप निफ्टी में देखने को मिला। मिड कैप स्मॉल कैप को छोड़ दें तो अदरवाइज कोई खास फायरवर्क नहीं। स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज ज़्यादा थी, जिसमें फार्मा स्टार बना हुआ है लगातार तीसरा चौथा दिन, जबकि तेज़ी में है वो स्पेस। और पूरे हफ्ते 2 हफ्ते के लिहाज से भी देखेंगे तो एक अच्छी रिकवरी पूरे स्पेस में आई है। सेलेक्टिव ऑटो में तेज़ी थी, इसमें टीवीएस मोटर, बजाज ऑटो ऐसे शेयर थे जो कि तेज़ी में कामकाज करते हैं टू व्हीलर स्पेस से। कमोडिटी बेस्ड स्टॉक्स जिसमें मेटल तेज़ी में था, जिसमें शुगर तेज़ी में था, जिसमें राइस तेज़ी में था, स्पेशली राइस जहाँ पे शॉर्टेज की बातचीत और उसके बाद खरीदारी थी। ओएमसीज में एक अप मूव आता हुआ दिखाई पड़ा। लास्ट आवर में एक अच्छी तेज़ी थी DI के आसपास, वो भी क्लोज होते हुए दिखाई पड़े। इसके अलावा प्रेशर था आईटी में, और प्रेशर प्रिवेल कर रहा है रादर, आज नहीं लेकिन अदरवाइज भी प्रिवेल है। कल भले पुल बैक था मिड कैप आईटी में, लेकिन आज फिर वापस मिड कैप भी टूटा, लार्ज कैप भी टूटा। टीसीएस, इन्फोसिस, HCL सभी प्रेशर में कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। उसके अलावा ऑटो में वैसे फ्लैट टोन पे आपको इंडेक्स दिखाई पड़ेगा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव वहाँ पर ज़रूर देखने को मिल रहा था। मेटल आधा % के आसपास की तेज़ी दिखा रहा था। FMCG कई दिनों की तेज़ी के बाद आज थोड़ा सा ब्रीदर ले रहा था, जिसमें से एक ITC को हटा दीजिए कि वो फिर भी हर निशान था, लेकिन बाकी सब में आज प्रेशर देखने को मिल रहा था। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग वहाँ कह सकते हैं। कैपिटल गुड्स प्रेशर में था। स्टॉक स्पेसिफिक मूव अलग अलग स्टॉक्स में, जिसमें यूनाइटेड ब्रिवरीज तेज़ी में, या पूरा ब्रिवरी एंड जो नॉन अल्कोहलिक ब्रिवरी स्पेस है, नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक स्पेस है, वहाँ पे खरीदारी थी। वरुण ब्रिवरेजेस तेज़ी में था, यूनाइटेड ब्रिवरीज तेज़ी में था, सोम डिस्टिलरी तेज़ी में था, USL प्रॉफिट टेकिंग में था कल की तेज़ी के बाद। फार्मा में आज डीवीज फिर से बढ़िया तेज़ी में 3340, 3334। बैंक्स में एक्सिस बैंक परफॉर्म कर रहा है। तो ऐसे स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट्स, अलग अलग स्टोरीज, अलग अलग सेक्टर्स जो कि कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। प्रेशर के तौर पे IT प्रॉफिट टेकिंग में, और दूसरा पावर जहां पर कुछ हद तक दबाव आज के सत्र में बनता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन अदरवाइज मार्केट में जो मूव है वो ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर तो अच्छा ही माना जा रहा है। तो जानकार मान रहे हैं कि अगर आप इंडेक्स स्पेसिफिक देख रहे हैं तो 17,300, 17,500 एक स्टॉप, और ऊपर 17,800 मेजर रेजिस्टेंस। निफ्टी बैंक में आप करीब 41,900 और 41,900 के आसपास का एक स्टॉप, और लॉन्ग साइड पे करीब 42,500, 42,800 ये लेवल्स को आप देख सकते हैं। लेकिन मेजरली मार्केट्स में एक कंसोलिडेशन ज़्यादा आपको दिखाई पड़ेगा। न्यूज़ स्पेसिफिक या स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी ज़्यादा दिखाई पड़ेगी, और बड़े ट्रिगर्स को अवेट कर रहा है मार्केट, तो एक्सपायरी एंड ऑल, तो उसको ज़रूर बाजार दिख रहा है। हैवी वेट्स रिजल्ट्स हैं, जिसमें रिलायंस जैसे रिजल्ट्स आने वाले हैं, एंड मल्टीपल ट्रिगर्स गोइंग फॉरवर्ड है, तो उनको भी बाजार वॉच आउट कर रहा है। लेकिन अदरवाइज आप अर्निंग्स पर नज़र रखिए, स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज के ऊपर नज़र बना के रख सकते हैं। चलिए सीधे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर भी। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है, सर टेक महिंद्रा, इन्फी, बिरला सॉफ्ट तीनों में से इन्वेस्टेड हूँ, लगभग 15% लॉस में। होपलेस लग रहा है माहौल। सत्यम जी, इतनी जल्दी माहौल होपलेस हो गया आपका? एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग ले लीजिए चलिए आपकी, बाकी तो चीज़ अपनी जगह है, लेकिन TCS एंड इन्फोसिस दोनों में एक बायबैक आया है। इन्फोसिस का 1850 पे और TCS का 4500 रुपये पे। दोनों बायबैक से सब्सटेंशियली नीचे हैं, और दोनों में इतनी कैपेबिलिटी को दोबारा बायबैक कर सकते हैं इफ़ इन केस दे वांट। है नहीं, किया नहीं है, लेकिन कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो, क्योंकि प्राइस उनको रीजनेबल मिल जाएगा। कैश रिच कंपनी, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, कंटिन्यूसली वेल्थ क्रिएटिंग कंपनी, और कंटिन्यूसली ऐसा भी नहीं कि कोई लॉस आया है एक क्वार्टर में, ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत बड़ा सब्सटेंशियल नंबर से बदलाव आ गया हो। कमेंट्री वीक है, ठीक है, गाइडेंस कट है, ये भी समझ में आता है, लेकिन कोई ऐसा नहीं हुआ है कि कंपनी ने धंधा बंद कर दिया या प्रॉफिटेबिलिटी से लॉस मेकिंग में हो गई है कंपनी, या ऐसी कोई चीज़ कर दी है जो नहीं होनी चाहिए थी। स्टिल 19-20 के मल्टीपल पे ये स्टॉक्स काम काज कर रहे हैं। टेक महिंद्रा इनफैक्ट सबसे सस्ते वैल्यूएशन में एक है। सो इट माइट टेक, रिकवरी माइट टेक सम टाइम, लेकिन रिकवरी नहीं होगी इसकी कोई पॉसिबिलिटी अभी नहीं दिख रही है एटलीस्ट।
समय तो लग सकता है, इसमें कोई डिनायल नहीं है, लेकिन अगर समय है आपके पास तो ऐसे बहुत सारे झटके इन्फोसिस खा चुका है। इनफैक्ट कल ही ये मैंने रात में ट्वीट किया था कि इन्फोसिस का ये पहला झटका नहीं है। पिछले साल 18 अप्रैल को ही इसने 8% के आसपास का डिप दिया था नंबर्स के बाद, और उस ड्यूरेशन में भी 9%, 10%, 12%, 9%, 9.5% के हाईएस्ट डिप्स थे। ये जो फॉल आया था इसका थर्ड लार्जेस्ट या बिगेस्ट फॉल था, और उस बिगेस्ट फॉल्स के बावजूद भी इन्फोसिस वहाँ से कम बैक कर चुका है मल्टीपल टाइम्स, एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स। सो ब्रोकरेज हाउसेस अभी पॉजिटिव हैं, व्यूज़ तेज़ हैं, और ठीक है, थोड़ा सा माहौल ख़राब जब आएगा तो ऐसे ही आता है सर। थोड़े दिन पहले फार्मा में यही माहौल था, डीवी स्लैब को लेकर यही सवाल उठते थे, इसी प्लेटफॉर्म पे उठते थे, और आज डीवी स्लैब 3400 कोई सवाल नहीं आ रहे। ऑटो में थोड़ी पहले बजाज ऑटो, वो एक्सपोर्ट्स बैन हुए थे, उनके एक्सपोर्ट्स बंद किए थे, ये टारगेट कट किया था, प्रोडक्शन बंद किया था, तब 3600 रुपये आ गया था बजाज ऑटो। तब भी यही बात उठी थी कि एक्सपोर्ट ख़राब होंगे, कैसी सिचुएशन होगी। आज 4300 आपके सामने खड़ा है। तो लाइकवाइज सिचुएशन, मतलब अच्छा भाव और अच्छा खबर एक साथ नहीं आएगा ना। बुरे खबर के दौर पे ही आपको बुरा भाव दिखाई पड़ेगा। तो दौर चल रहा है, देखिए आराम से, दाम ठीक मिल रहा है, उसका आप इस्तेमाल करिए अगर आपका लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो आप बिल्ड करना चाह रहे हैं। बट अगेन, तीनों की तीनों कंपनियां में जो आपने उठा रखी है, इनमें कोई खराबी नहीं है एज ऑफ नाउ। ओके, बजाज फाइनेंस एंड इंडसइंड बैंक, सर दोनों ही केस में ही बजाज फाइनेंस माइट टेक अ लॉन्गर ड्यूरेशन। मतलब बजाज फाइनेंस के केस में एक चीज़ मैं बिल्कुल क्लियर हूँ अपने लिए, मतलब मेरा इंडिविजुअल थॉट है कि बजाज फाइनेंस की जो इंटेंसिटी ऑफ गेन्स है उसे कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 100% रिटर्न देने वाला स्टॉक निफ्टी का, जो 3 साल तक लगातार 100% रिटर्न दे चुका है, उसका एवरेज 57% है अब, जो पिछले साल तक 80% था। तो वो और पिछले साल में जाएंगे तो 100% था। तो हर साल उसके गेन की इंटेंसिटी कम हो रही है। वो इसलिए हो रही है कि वो रिटर्न ही दे रहा है कम, 5%, 7%, 10% रिटर्न देता रहेगा तो अपने आप ही कम होता जाएगा। तो विद टाइम उसको राइट साइज होकर उस गेन की ब्रैकेट में आना पड़ेगा, जो गेन का ब्रैकेट 15 से लेकर 25% होता है, जो निफ्टी का एवरेज रिटर्न हर स्टॉक का है, बारिंग टाइटन, बारिंग एशियन पेंट्स। तो उन दोनों के साथ भी यही हो रहा है विद टाइम। तो इंटेंसिटी ऑफ गेन वुड बी लो, बट गेन्स विल देयर। अब वो कितना लो, कितना गेन, ये नहीं कह सकते, लेकिन इंटेंसिटी जो पहले इंजॉय हो चुकी है, मल्टी बैगर बन चुका है ये स्टॉक, वो मल्टी बैगर हमेशा ही नहीं बनेगा। उस तेज़ी को कहीं तो थामेगा, थोड़ा स्लो हो जाएगा, लेकिन अगेन इट्स अ क्वालिटी असेट टू ओन। कंपनी अच्छी है बट द गेन इंटेंसिटी वुड बी लेस, इसे आप ऐसे समझिएगा। लाइकवाइज इंडसइंड बैंक बेटर बैंक्स है ये भी, लेकिन फायरवर्क रखेगा या नहीं बाकी बैंक्स की तरह पे, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। बेटर बैंक्स, कोटक एंड ICICI वुड बी अ बेटर बैंक कंपेरेटिवली। प्रिसीजन कैमशैफ्ट लॉन्ग टर्म के लिए, पटेल साहब, दो कंपनी ठीक है, कैमशैफ्ट्स की वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनी है, बट किसी भी ऑटो एंड स्लरी कंपनी में बारिंग मदरसन एंड बॉश एंड भारत फोर्ज टू सम एक्सटेंट, किसी कंपनी ने एज सच बड़ा एक्सपोनेंशियल रिटर्न नहीं दिया है। सबसे बड़ा तो उसमें मदरसन ही है जिसने बहुत ही तेज़ रिटर्न दिया है, क्योंकि वो ग्रोथ वैसे करता गया है और उस ग्रोथ के साथ साथ बोनस स्प्लिट देकर उसने वेल्थ क्रिएट की है। बॉश एक तरफा चला था 4400 रुपये से और 28,000 तक गया, फिर नीचे आया, 23,000 बाय बैक हुआ, और अभी भी उसमें पोटेंशियल दिखता है, क्योंकि कोई पीयर तो कह ली गई, कई सेगमेंट में इसकी मोनोपोली है, और उसको अगर आप हटा भी देंगे तो भी इक्विटी में कोई स्प्लिट बोनस आना नहीं, कहीं और लिस्टिंग है नहीं, तो एक बार को वो दिखता है। कुछ और कंपनियां इसमें किर्लोस्कर न्यूमेटिक हुई या किर्लोस्कर ऑयल हुआ, इन्होंने अच्छी वेल्थ क्रिएट की है, राणा ने भी अच्छी वेल्थ क्रिएट की है, बट ये सब मोमेंटम में आपको ज़्यादा पैसा बना के देंगे इंस्टेड ऑफ लॉन्ग टर्म स्टोरीज। तो आप लॉन्ग टर्म स्टोरी को तलाशने के लिए इनके क्वार्टरली नंबर्स देखेंगे, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म स्टोरी नहीं तलाश रहे हैं तो मोमेंटम इनमें जैसे जैसे मिलता रहेगा आप वैसे वैसे कॉल लेते रहेंगे। सत्यम जी का सवाल है, लॉन्ग टर्म की जगह थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेते रहना चाहिए, ये बेटर है या नहीं? सत्यम जी, एंटायरली डिपेंड ऑन योर होराइजन। आप मान लीजिए अगर आपने मकान लिया है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आपने जहाँ पे रिटर्न मिलेगा आप निकल जाओगे बेच के। अगर आपने मकान लिया रहने के लिए तो आप जाहिर सी बात है रहते ही रहोगे। मकान लिया कि नहीं एक और पड़ा रहेगा साथ में, इसको हम कभी रेंट पे भी नहीं चढ़ाएंगे और इन्वेस्ट भी नहीं करते हैं, वो मेरा ही है, तो भी रखा ही रहेगा आपके पास। तो लाइकवाइज आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन आप उसके हिसाब से कॉल लोगे। एडवाइसेबल या सही स्ट्रेटजी एक बार को ये हो सकती है कि आपने मान लो किसी कंपनी के 100 शेयर लिए हैं,
किसी अच्छी कंपनी के, और वो विद टाइम डबल ट्रिपल की साइड पहुंच गई है, तो एटलीस्ट थोड़ा सा कैपिटल निकाल लिया जो आपने लगाया था, वो कैपिटल निकाल लीजिए। बाकी फ्री का ही शेयर है तो उन्हें पड़ा रहने दीजिए ताउम्र के लिए, या फिर आपको लगता है कि नहीं एक लेवल के बाद उसकी स्टीम पूरी खत्म होने लग गई तो थोड़ा प्रॉफिट वहाँ पे और ले लीजिए कि आपकी कैपिटल भी निकल आए और प्रॉफिट भी निकल आए। बाकी फ्री का शेयर है वो छोड़ दीजिए। बट ऑल एंटायरली डिपेंड्स ऑन योर होराइजन, 1 2 आप कैसे क्या टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं आपकी मार्केट में पैसा डालते टाइम। कोई भी स्ट्रेटजी गलत नहीं है बाजार में, और कोई भी स्ट्रेटजी सही नहीं है। कुछ लोगों को इंट्राडे में ही पैसा बन जाता है, वो उसमें खुश हैं। कुछ लोग मीडियम टर्म काम करते हैं बीटीएसटी के तौर पर, वो उसमें खुश हैं। कुछ लोग शेयर लेके भूल जाते हैं हमेशा के लिए, वो उसमें भी खुश हैं। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो आईपीओ में पैसा डालते हैं, वो भी सरकारी, तो वो उसमें खुश हैं, उनको डिविडेंड मिलता है अच्छा सा। तो सबका अपना अपना स्ट्रेटजी है। अगर आपको लगता है आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो थोड़ा सा, तो आप प्रॉफिट बुक करते रहो रीजनेबली। बट पहली और इकलौती चीज़ जिसका ध्यान रखना होगा आपको, वो ये कि कैपिटल पहली प्रायोरिटी है जो आपको प्रोटेक्ट करना है किसी भी हाल में। आपने जो भी पैसा डाला है उसमें से कैपिटल निकाल लीजिए, और उसके बाद आप विद टाइम जो मर्जी करते रहिए। बस कैपिटल निकाल लीजिए ताकि एटलीस्ट आपका कैपिटल प्रोटेक्ट रहे, बाकी आप प्रॉफिट से जो मर्जी करिए। अभी लोकल लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम की वजह से मार्केट में फॉल आया है क्या? लोकल लॉ एंड ऑर्डर से आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई फ़र्क पड़ रहा है। बट मतलब इट इज़ इतना कोई बड़ा स्केल पे से कुछ हुआ नहीं है लोकल लॉ एंड ऑर्डर में। इलेक्शंस हैं, और बट दैट्स अगेन अभी कुछ टाइम है उसमें भी, और उसमें भी स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी रहेगी रीजन वाइज। जैसे कर्नाटका इलेक्शन है तो कॉफ़ीज़ एंड टी एंड लैंड पार्सल्स जिनके हैं BEML टाइप कंपनियों के, इनमें दोबारा स्टीम उठनी शुरू हो जाती है। बाकी इनके डिसइन्वेस्टमेंट की बातचीत दोबारा शुरू हो जाएगी उठनी, जैसे ही वहाँ सरकार में कुछ फेरबदल होता है एंड ऑल। तो मतलब डिपेंड ऑन द सिनेरियो, लेकिन एसएस तो कोई ट्रिगर ऐसा दिख नहीं रहा है। और मार्केट में कोई सेल ऑफ कहाँ है आज, मतलब 40 पॉइंट नीचे 50 पॉइंट नीचे कोई सेल ऑफ नहीं होता। मिड कैप लगातार 5 दिन 8 दिन 9 दिन निफ्टी चला, उसके साथ साथ मिड कैप चला, और इतनी अच्छी तेज़ी मिड कैप ने दिखाई है लोअर लेवल से। तो स्मॉल कैप भी पार्टिसिपेट कर रहा है। आज भी ब्रॉडर मार्केट्स में 50-50 का ही रेशियो था, तो बाजार में कोई बिकवाली नहीं है। बट ठीक है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग चलता रहता है ऊपर नीचे, तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। रिलायंस में क्या करें, रिजल्ट कैसे रह सकते हैं इसके? अरीब सर, रिजल्ट कैसे रह सकते हैं तो आपको कल इसका ज़्यादा अच्छा इवैल्यूएशन चैनल पे मिल पाएगा। क्या करें, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ऑब्वियसली बात है होल्ड करें, देश की सबसे बड़ी कंपनी है। ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज़ 2900 से 3200 के टारगेट्स यहाँ पे मेंशन करते हैं। इस क्वार्टर के नंबर्स के बाद नई रिपोर्ट्स आ जाएंगी, आप उनको भी देख सकते हैं। 2 मई को एक मीटिंग भी है जिसमें इनके NBFC स्पेस को लेकर, फाइनेंशियल कारोबार को लेकर डीमर्जर पर एक फैसला हो सकता है, तो उसको आप ज़रूर ध्यान में रखिए। रिलेटेड इवेंट्स जो इस कंपनी से होने वाले, इसमें अर्निंग्स और वो 2 मई की मीटिंग, ये 2 चीज़ें क्रूशियल हैं जिनको आप ध्यान रखिएगा। और अगेन अगर आप अमंग लार्जेस्ट कंपनीज इंडिया की ढूंढ रहे हैं तो उसमें हमेशा आ रहा है। और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछे। आपसे मुलाकात होगी कल गुरुवार के दिन। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। नमस्कार।